Good morning. Welcome to the Vedant Education. This is class 11 chemistry. A new topic, electrochemistry, which is having electromagnetic waves. चैप्टर जो चल रहा था हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा था और आज नया टॉपिक जो है हमारे पास है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। और गाइस इससे पहले हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में काफ़ी सारे लेक्चर्स पे बात कर चुके हैं और काफ़ी सारे टॉपिक्स को उसमें कवर कर चुके हैं जो हमने अभी तक कुछ डेफिनेशन बेस्ड और रदरफोर्ड मॉडल के ऊपर चर्चा कर ली थी। ठीक है, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है कि एक जो हमारे पास सेंट्रलाइज्ड पॉजिटिव चार्ज है एटम में, वो सेंटर में है, जो क्या है मास के लिए रिस्पांसिबल है, and around it there are many cells and the path for those electron is revolving around the electrical nucleus। ये क्या था, रदरफोर्ड का मॉडल था और इसमें क्या कहा था कि ये जो पूरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एरिया है वो क्या है, वैकेंट है, इसके अंदर खाली एरिया है, ये क्या है सेंट्रलाइज्ड मास है, ये सब चीजें उसने बोली थी। ठीक है, ये क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था। हालांकि उसके काफी सारे ड्रॉबैक्स इसके अंदर रहे थे, जिसमें क्या आया था कि भैया ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सब रिवॉल्व करते हुए कहाँ पहुंचेंगे, सेंटर के अंदर पहुंचेंगे व्हाइल एमिटिंग द एनर्जी, क्योंकि कोई भी रोटेटिंग चार्ज पार्टिकल होता है किसी सेंटर के चारों तरफ, तो वो क्या करता है, एनर्जी एमिट करता है। एंड इफ इलेक्ट्रॉन विल एमिट द एनर्जी एज पर द मैक्सवेल, देन इट शुड बी गेट इनटू द न्यूक्लियस, उसका पाथ क्या होगा, छोटा होता चला जाएगा। ये स्पेक्ट्रम के बारे में भी बात नहीं कर सकता था। ठीक है, स्पेक्ट्रम के बारे में बात नहीं कर सकता था क्योंकि एमिशन ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट है डिस्कशन का, एमिशन ऑफ एनर्जी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी चार्ज पार्टिकल से अगर एनर्जी एमिट होती है तो उसका क्या हाल है, कैसे उसकी नेचर होती है, वो इस नए टॉपिक में या नए थ्योरी के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसको हम EMR बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोल रहे हैं, रेडिएट एनर्जी बोल रहे हैं या वेव्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो अपन आज इसमें बात करते हैं और काफी सारी हम डेफिनेशंस भी इसमें पढ़ चुके हैं बच्चों, जो डेफिनेशंस की अब बात करेंगे, जिसके अंदर हम बोल चुके हैं डेफिनेशंस इन द नेम इज एटॉमिक मास एंड मोलर मास एंड द atomic number, and all these have been discussed already previously in the last lecture, and today we are talking about the radiant energy, कि ये जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करेगा ऐसा हम बोल रहे हैं। इन व्हाट फॉर्म दैट एनर्जी बीइंग एमिटेड, वो क्या फॉर्म है, वही है रेडिएशन फॉर्म। तो रेडिएशन फॉर्म क्या होती है, कैसे होती है, वो देखिए। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखते हैं अबाउट द थ्योरी, और अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, according to the theory, if a body or object emits the energy, then that will be in रेडिएशन और वेव फॉर्म। वो कैसी रहेगी, रेडिएशन या वेव की फॉर्म में क्या करेगा, वो एनर्जी को एमिट करता है। ठीक है, अब अपन रदरफोर्ड मॉडल पे ही चल लेते हैं। उसमें क्या कहा गया कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इसीलिए वो क्या करता है, एनर्जी को एमिट करता है। तो उसी से अगर अपन इसको कोरिलेट करते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, इफ ए चार्ज्ड पार्टिकल ऑसिलेट्स, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है या ऑसिलेट करता है, देन इट एमिट्स द रेडिएंट एनर्जी। अब देखिए मैं दोनों चीजों को कंबाइंडली यहाँ पे लिख रहा हूँ, रेडिएंट एनर्जी। हम बोल रहे थे कि भैया वो एनर्जी एमिट करता है और वही एनर्जी किसकी फॉर्म में है, अकॉर्डिंग टू दिस रेडिएशन की फॉर्म में है, उसी को मैंने क्या कहा, रेडिएंट एनर्जी बोला है बच्चों। बात समझ में आ रही है क्या आपको? ठीक है, तो ये जो एनर्जी है वो ही किसके फॉर्म में जा रही है, रेडिएशन की फॉर्म में जा रही है। ठीक है, ये जो रेडिएशन है, ठीक है, ये जो वेव्स है वो क्या करती है, स्पेस में
ट्रेवल करती हैं वो ट्रेवल करेंगे आपके स्पीड ऑफ लाइट से, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलेंगे। ठीक है, देखिए सो दोज वेव्स, इन वेव्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसको अपन आगे देखेंगे, जरा सा मैं उसके बारे में लिख रहा हूं। दोज वेव्स which have electrical and magnetic field are known as electromagnetic radiation। ओके, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल रहे हैं। देखना जरा, दीज वेव्स, ये जो वेव्स हैं वो क्या करती हैं, स्पेस में ट्रैवल करती हैं। स्पेस वर्ड बोलने का सेंस क्या है गाइस, दैट मींस देयर इज नो मीडियम। बिना मीडियम का अगर कोई भी वैक्यूम है या स्पेस है, इन दैट एरिया, इन दैट स्पेस, ये रेडिएशन क्या करती है, स्पीड ऑफ लाइट से माइग्रेट करती है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि these waves travels in space, अब मैं स्पेस वर्ड ले रहा हूं जो बिलोंग कर रहा है किस बात से बिलोंग कर रहा है, उसके कोई भी मीडियम नहीं होना, एयर हुआ, गैस हुआ, कोई भी मीडियम उसमें नहीं है, मतलब वो क्या है, वैक्यूम है। इन दैट केस आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इज अ स्पेस। सो these waves travel in space with स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की स्पीड से ये क्या करेगा, माइग्रेट करता है, और वो कितनी होती है आप लोग जानते होंगे, बताइए कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, क्या होती है, 3 × 10⁸ है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, जो क्या है, ये स्पीड की लाइट की स्पीड है, जो लाइट आती है उसकी स्पीड है। दैट मींस दैट इज इसका मतलब जो लाइट है उसमें भी जो एनर्जी है ना, वो रेडिएंट एनर्जी ही होती है। सनलाइट आती है अर्थ के ऊपर, उससे हमें एनर्जी मिलती है, इसका मतलब दैट सनलाइट इज आल्सो ए रेडिएंट एनर्जी, वो भी क्या है, एक रेडिएशन है, वेव का फॉर्म है, और उसको ट्रैवल करने के, हालांकि सनलाइट को अर्थ तक आने पर बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू पार करना पड़ता है। You think that there could be a vacuum type of the medium, a way without the medium could be there, and some ways are having medium as well of the different densities, है ना। तो सनलाइट जो आ रही है उसमें कई सारे मीडियम्स आते हैं, तो उन सभी मीडियम्स को पास करने में उसकी वेव की जो स्पीड है, ट्रैवलिंग स्पीड है, वो चेंज होती रहती है। बट हम बात कर रहे हैं स्पेस की, तो स्पेस में कितनी होती है उसकी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड द सनलाइट इज आल्सो ए रेडिएंट एनर्जी। ओके, अब देखिए इसका मतलब हम यहां पे एक और बात लिख सकते हैं, these waves do not require, क्या नहीं चाहिए इनको, do not require medium, क्या नहीं चाहिए, मीडियम टू ट्रैवल, इनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, समझ में आ रही है कि ये बात आपको, मतलब कि वो बिना किसी मीडियम के भी ट्रैवल कर सकती हैं। अब आप ये समझिए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी। ये सब क्या है, एनर्जी का ट्रांसमिशन है विदाउट द मीडियम। बच्चों ध्यान देना, जैसे आप आयरन का ब्लॉक है उसको आप यहां से हीट करोगे तो वो यहां से भी गर्म हो जाएगा धीरे धीरे। ये क्या है, इस जगह से इस जगह तक एनर्जी का ट्रांसमिशन है, ठीक है। बट विद द मीडियम है गाइस, यहाँ पे रेडिएशन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कंडक्शन है थ्रू द पार्टिकल्स और एटम्स ऑफ द मेटल। समझ में आ रही है बात, तो यहाँ पे मीडियम है तो इसको कंडक्शन ऑफ द एनर्जी बोल रहा हूं मैं। लेकिन अगर मीडियम नहीं है,
and energy is transmitting from one to another place, then that will be a form of radiation. तो वो क्या होगा? Form of radiation होगा. And I am just writing here, if a energy is transmitted one to another place, then it will be in form of radiation, but without medium. ये बात आप दिमाग में फिट कर लेना, मीडियम में मत बोल देना, क्योंकि मीडियम से जो रेडिएशन एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है वो क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी उसका, आप ये बात करें कि वो कंडक्शन आप उसको बोल सकते हैं। रेडिएशन तो कब होगा? जब मीडियम नहीं हो, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल आप बात करें कि भैया कौन कौन सी है, आपके एक्स रेज जो है ना गाइस, वो भी आपकी ईएमआर है, आपकी गामा रेज है वो भी ईएमआर है, कॉस्मिक है वो भी ईएमआर है गाइस, ठीक है। सनलाइट है वो भी क्या है? ईएमआर है, ठीक है। एवरी रेडिएशंस, रेडियो वेव्स हो गई, ठीक है, माइक्रोवेव्स हो गई, ये सभी क्या है? एनर्जी को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। तो ये रेडिएशन की फॉर्म में एनर्जी आ रही है, दैट मींस दैट इज द रेडिएट एनर्जी। ओके, अब देखिएगा जरा, हम बात कर रहे हैं आगे, थोड़ा सा स्पेसिफिक पॉइंट पे चलते हैं। These radiation generate इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक बात तो ये जो मैं पहले भी लिख चुका हूं, ठीक है, क्या जनरेट करती है? इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपस में, खुद के साथ में, और उस रेडिएशन के प्रोपोगेशन पाथ के क्या होते हैं? राइट एंगल पे होते हैं, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, सपोज कीजिए रेडिएशन क्या है? ये रेडिएशन जा रही है, तो ये रेडिएशन क्या करेगा? विल जनरेट द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड बोथ। अपने रेस्पेक्ट में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में भी, और उस रेडिएशन के प्रोपेगेशन पाथ, किधर प्रोपेगेट हो रही है? इधर, मतलब किधर बढ़ रही है? इधर बढ़ रही है। किधर ट्रांसमिट हो रही है? इधर। तो ये क्या है? इसका प्रोपेगेशन पाथ है। तो इस प्रोपेगेशन पाथ के और वो दोनों आपस में क्या होती है? राइट एंगल पे होती है, 90 डिग्री पे होती है। इसका मतलब कोई भी इस चीज के अगर ऐसे चलता है तो वो क्या है? इसके राइट एंगल पे है, या ऐसे चलता है तो भी राइट एंगल पे है। अब इसको तो भूल जाओ, एक ऐसे है और एक ये है, तो ये दोनों आपस में भी क्या हुई? राइट एंगल हुई। तो ऐसे यू, एक तो यू हो गया, ठीक है, ये क्या है? इस प्रोपेगेशन पाथ के राइट एंगल पे है, और एक कैसे हो जाएगा? यू हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये दोनों एक तो क्या हो गया? इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या आपको बात? बताइए, आपको बात समझ में आ रही है क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड, हालांकि इनमें क्या होता है? अच्छा, इसको पूरा लिखते हैं। These radiation generate electrical and magnetic field where both of these are at right angle to each other, ठीक है, आपस में, and to propagation path of radiation का जो प्रोपेगेशन पाथ है उसके साथ में, और आपस में क्या होते हैं? ये राइट एंगल पे होते हैं। चलिए, लेट मी ड्रॉ द रेडिएशन। मैं रेडिएशन ड्रॉ करता हूं और फिर आपको मैं उसमें बताऊंगा
कि ये कैसे कैसे माइग्रेट करते हैं, कैसे इस चीज को आप समझ सकते हैं। देखिए ये 3 डायमेंशनल होती है, वेरी फर्स्ट थिंग इज दिस, ओके, और ये हो गया आपका z, है ना, दिस इज द x, दिस इज y एंड दिस इज z। अब देखिए ये तो क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। बच्चों ध्यान देना इस बात पे, मैंने क्या कहा, ये क्या है, रेडिएशन के प्रोपेगेट होने का डायरेक्शन है, ठीक है। अब इस डायरेक्शन में मैंने मान लीजिए क्या ले लिया है, इस डायरेक्शन में मैंने ले लिया कौन सा, कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड मान लो या इलेक्ट्रिकल फील्ड मान लो, ठीक है। और ये क्या है, जरा बच्चों आपको आपका जो 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन है उसको स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। जरा देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो है आपके पास में, ये तो क्या है बच्चों, ये तो हो गया क्या आपका, मान लीजिए मैं इसको बोलता हूं इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये जो आपका आ रहा है कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। अब आप जरा गौर से देखना, एक तो कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, किसके साथ में, इस प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के साथ में। तो ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो इसके साथ में क्या हो गया, 90 डिग्री पे हो गया। और एक देखना कैसे चल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, है ना, ऐसे 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 चल रहा है। तो ये जो है वो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एंड बोथ दीस टू आर एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, वो आपस में क्या है, राइट एंगल पे है। और इसके साथ साथ वो क्या है, अपने डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ भी क्या है, राइट एंगल के ऊपर होता है। समझ में आ रही है क्या आपको कहानी। तो जो आपने कहा कि ये क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जो खुद के साथ आपस में और उस रेडिएशन के प्रोपेगेशन पाथ के साथ में राइट एंगल पे पाया जाता है, होता है। आई होप कि आप लोग इसके साथ में बिल्कुल क्लियर है, इस कहानी के साथ में बिल्कुल क्लियर है। एंड ऑल दिस इज अबाउट द रेडिएशन। अब अपने को क्या करना है, इस रेडिएशन के अंदर थोड़ा सा और पढ़ना है, जो क्या है इसकी टर्मिनोलॉजी है, और वो टर्मिनोलॉजी हमें बहुत ज्यादा काम में आने वाली है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और देखिए, इस रेडिएशन के अंदर जो आपका मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल पार्ट है, ठीक है गाइस, आपको अगर ये नहीं नजर आ रहा है तो मैं इसमें कलर चेंज करके थोड़ा सा इसको और इंप्रूव करने की कोशिश कर सकता हूं। यू सी, आई एम जस्ट ड्राइंग अप दिस मैग्नेटिक फील्ड विद रेड कलर। मैं इसको रेड कलर से ड्रॉ करने की चेष्टा करता हूं, अगर मैं सफल हुआ तो, क्योंकि देखिए ये 3D का डायग्राम है और अपन 2D पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमें हमारा अगर इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है तब तो ठीक है ना। ये देखो जरा, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ऐसे तो कौन चल रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड चल रहा है, ऐसे कौन चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, और ये जा रही है आपकी प्रोपेगेशन ऑफ द रेडिएशन। अब देखिए इसके अंदर, इसमें भी आप यहाँ पे 2 चीजें देख पाएंगे, ठीक है। अगर आप इस वेव की बात करते हैं, मैं वेव को वापस से बनाता हूँ, ये तो मैंने दोनों उसके अंदर मर्ज कर दिया, उसका इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसके अंदर मैंने मर्ज कर दिया है। तो कोई भी वेव कैसे होती है वो देखिए, प्रोपेगेशन ऑफ वेव की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। वेव एग्जैक्टली कैसे होती है बच्चों, वेव कैसे मूव करती है, ऐसे ही तो चलती है वेव, ठीक है ना। दिस इज अ वेव, प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और उस वेव के अंदर जो ये हाईएस्ट पॉइंट होता है बच्चों, दिस हाईएस्ट पॉइंट इन द वेव, ठीक है, और सभी हाईएस्ट पॉइंट सेम होंगे, ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं, एंड द बॉटम मोस्ट, ठीक है, दिस इज नोन एज ड्रॉप, ठीक है। तो क्रेस्ट क्या है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव
वेव का हाईएस्ट पॉइंट जो है उसको तो हम क्या कह दे रहे हैं बच्चों, क्रेस्ट कह दे रहे हैं, और ट्रो क्या है, उसी का लोअर मोस्ट पोर्शन जो होता है, ठीक है, व्हाट इट इज लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ वेव, वेव का लोअर मोस्ट पोर्शन जो है वो क्या कहला रहा है यहाँ पे, ट्रो कहला रहा है, ठीक है। तो अब ये है आपकी वेव, और उसके अंदर दो पार्ट आ गए हैं जिसको आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बोल रहे हैं, ठीक है। समझ में आई क्या रेडिएशन, आपको समझ में आई क्या। अब उसके कुछ टर्मिनोलॉजी है गाइस, उसके कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनको हम बार बार यूज करेंगे, आप इनको नोट डाउन कीजिए, सुनते चाहिए मेरी बात ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, रेडिएशन के कुछ टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स है जिनको हम बार बार यूज करते हैं, उन टर्म्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जिनके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं और उसी से रिलेटेड हमें आगे भी हेल्पफुल कॉन्टेस्ट पे पार्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आई एम जस्ट रबिंग इट ऑफ and we are just starting with some terminology according to the or related to the wave, ठीक है। और कुछ टर्मिनोलॉजी जो है उसमें बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट वेवलेंथ। इसको डिनोट करते हैं इससे, और इसको बोलते हैं क्या, लैम्डा। क्या कहते हैं गाइस, इसको लैम्डा कहते हैं, ठीक है। अब देखो कि ये लैम्डा होता क्या है और कैसे इसको हम लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब अपन शुरू करते हैं। देखिए अभी हमने वेव देखी, वेव में जो अपर मोस्ट पोर्शन था वो क्रेस्ट था, और डाउन मोस्ट या लोअर मोस्ट था उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रो बोल रहे थे। तो कोई नियरेस्ट दो क्रेस्ट या ट्रो के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना गाइस, उसी को क्या कहते हैं, वेव की लेंथ बोलते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट crest or trough is known as wavelength। उसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं गाइस, ठीक है। और ये वेवलेंथ जो है उसको आप देखिए कि दो नियरेस्ट क्रेस्ट और दो नियरेस्ट ट्रो जो है उनकी डिस्टेंस बराबर होती है हमेशा। तो ट्रो और या फिर क्रेस्ट के बीच की दूरी की हम बात कर रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट टू क्रेस्ट एंड टू ट्रॉस, ठीक है। उसी को हम वेवलेंथ बोल रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। ये हमने वेव बनाई थी गाइस, ये हमने वेव बनाई थी, ठीक है। और इस वेव में ये क्या है, ये है ट्रो, ठीक है। और ट्रो के बीच की दूरी कौन सी होगी, ये होगी द डिस्टेंस एंड दिस इज लैम्डा। या फिर आप क्या ले सकते हैं, इन दो क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस ले सकते हैं जो क्या है, कुछ ये है, एंड दिस इज द लैम्डा। बोलिए आपको समझ में आती है क्या। और इसका ऐसा ही यूनिट जो होता है लैम्डा को मेजर करने का, वो मीटर है। क्योंकि बच्चों हम किस चीज को मेजर कर रहे हैं, हम मेजर कर रहे हैं लेंथ को, और लेंथ की ऐसा यूनिट आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाई थी, वो क्या होती है, मीटर होती है। सो लैम्डा की डिस्टेंस को या लैम्डा को मेजर करने की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। जैसा कि हमें मालूम है कि भैया वेव का जो ये क्रेस्ट और इनके बीच की डिस्टेंस है वो बहुत छोटी होने वाली है, इसलिए काफी सारी यूनिट्स होती है। जैसे एंगस्ट्रॉम होती है, एंगस्ट्रॉम बहुत माइनर यूनिट है, इसमें भी इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए हमारे पास में एक एंगस्ट्रॉम यूनिट होती है, एक हमारे पास में नैनोमीटर होती है, एक हमारे पास मीटर होती है, एक पिकोमीटर होती है, फेम्टोमीटर होती है। ऐसे करके हमारे पास बतेरी यूनिट्स हैं जिनके साथ में हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते रहते हैं, किसको, मीटर को कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात बोलूं आपको, जैसे मान लीजिए आपको नैनोमीटर के अंदर आपको क्या दे दिया है, आपको लेंथ दे दिया है, एंड यू आर जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर, तो इसका रिलेशन ये होता है। जैसे मान लीजिए आपको एंगस्ट्रॉम के अंदर दे दिया है, तो उसका रिलेशन होता है 10⁻⁻10 मीटर्स होता है। जैसे मान लीजिए आपको पिकोमीटर के अंदर दे दिया है, तो इसकी होती है रिलेशन 10⁻12 मीटर्स
जैसे मान लीजिए आपको फेम्टोमीटर में दे दिया है तो उसकी होती है 10⁻⁻15 मीटर होती है। दिस इज फेम्टोमीटर, इसी को फेम्टोमीटर कहते हैं गाइस। ये सभी क्या है, और these are units for the measurement of the length, लेंथ की मेजरमेंट की यूनिट्स है गाइस, ठीक है। और लेंथ को मेजर करने के लिए आपको आपस में इंटरकन्वर्जन की जरूरत पड़ सकती है, जिसके बारे में मैंने ये लिखा है, ठीक है। तो समझ में आया आप लोगों को कि लैम्डा क्या है, वेवलेंथ क्या है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन चलते हैं तो वो दूसरा है फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहां पे लिखूं मैं सेकंड, इसको इससे लिखते हैं गाइस, ये v भी नहीं है, थोड़ा तिरछा v है, इसको किससे पढ़ते हैं, न्यू से पढ़ते हैं। किससे पढ़ते हैं, न्यू से पढ़ते हैं। देखिए क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। जैसे कोई भी चीज है जो रोज उस रास्ते से आती जाती है, तो उसका आप दिन में कितने चक्कर वो लगाती है वो काउंट कर सकते हैं। जैसे बस है आपकी, एक सुबह आती है, दिन में आती है, शाम को आती है, तो आप बोलेंगे कि इस बस की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3 टाइम्स इन अ डे, दिन में 3 बार की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। वैसे ही रेडिएशन क्या करती है, कैसे चलती है, यूं चलती है, यूं चलती है, खत्म हुई, फिर यूं चली, फिर यूं चली, फिर यूं चली। तो इस पॉइंट पे जैसे मैं यहां खड़ा हूं, फिर मैं देख रहा हूं कि रेडिएशन यूं जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट पे देख रहा हूं कि इस पॉइंट को रेडिएशन ने कितनी बार 1 सेकंड में क्रॉस किया, ठीक है। क्या एक पॉइंट से रेडिएशन 1 सेकंड में कितनी बार पास कर रही है, या कितनी रेडिएशन पास कर रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखिए द नंबर ऑफ वेव्स का नंबर पासिंग थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से गुजर रही है इन 1 सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। और इसको किस में मेजर करते हैं, इसको मेजर करते हैं गाइस हर्ट्ज में भी मेजर करते हैं। इसको क्या बोलेंगे, हर्ट्ज बोलेंगे, और प्रति सेकंड, पर सेकंड बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कितना नंबर आया, 5, कितनी देर में, 1 सेकंड में, तो हम कैसे बोलेंगे, 5 वेव्स पर सेकंड है, ठीक है ना। तो ये पर सेकंड आ गई है, इसी को आप हर्ट्ज में बोल सकते हैं। दिस इज द वे हाउ यू जस्ट डिनोट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या आपको समझ में आई कि नहीं आई ये बात। तो फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, किसी एक पॉइंट से 1 सेकंड में पास करने वाली जो नंबर ऑफ वेव्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं कहता हूं, नेक्स्ट बात अपन करते हैं टाइम पीरियड की, थर्ड। इट इज डिनोटेड एज, देखिए टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू ए पॉइंट, किसी भी वेव को एक पॉइंट को पास करने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। वही तो है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी ट्रेन है, मैं खड़ा हूं, तो मुझे क्रॉस करने में ट्रेन ने कितना टाइम लगाया, वो क्या है, उसका टाइम पीरियड है। द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू पास दिस पॉइंट वेयर आई एम स्टैंडिंग, द सेम अप्लाई टू द वेव के लिए टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन बाय ए वेव टू क्रॉस ए पॉइंट, एक पॉइंट को, तो वो क्या हो जाएगा, दिस इज, ये क्या है, नंबर ऑफ वेव्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ वेव्स है, फ्रीक्वेंसी है, आई मीन टू से फ्रीक्वेंसी पासिंग ए पॉइंट इन 1 सेकंड, जिसी को तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ वेव्स बोलते हैं। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी है वो। तो टी टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो एक पॉइंट को पास करने में वेव को कितना समय लगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखिएगा गाइस, अब अपन बात कर रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज, वेलोसिटी की हम बात करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी की हम बात करेंगे।
और जो वेलोसिटी है उसके लिए आप लोगों को बहुत अच्छे से इसमें ध्यान देना है कि वेलोसिटी क्या चीज होती है। नाउ वेलोसिटी, बच्चों वेलोसिटी को v से भी लिख सकते हैं या c से भी लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि अभी आप समझिए एक चीज को कि इन दो चीजों से क्यों लिखते हैं। देखिए c क्या होता है, c होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, c से लिखते हैं उसको। अब हमें मालूम है कि स्पेस में विदाउट मीडियम में जब रेडिएशन चलती है, वेव्स चलती है, तो स्पीड ऑफ लाइट से ही चलती है, सेम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो क्या स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ द वेव हो जाएगा, है ना, वेलोसिटी ऑफ द वेव हो जाएगा। इसीलिए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको c से भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने मीडियम बदला देन उसका स्पीड जो है स्पीड ऑफ लाइट से कम ज्यादा हो सकता है, और तब उसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी v बोल देंगे। इसलिए इसको दोनों चीजों से लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं कि भैया कितनी, अच्छा स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस ओवर टाइम निकालते हैं ना, कि 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर की, उसी को तो क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। अब यहाँ पे एक ही घंटे की वेट तो नहीं कर सकते, एक सेकंड की बात करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव की कितनी डिस्टेंस कवर की इन 1 second is their speed or velocity guys, ठीक है। तो अभी तो मैं इसको किससे लिख रहा हूं, देखो दिस इज द टाइम एंड दिस इज द वेवलेंथ, डिस्टेंस हो जाएगी। तो c इज इक्वल्स टू लैम्डा ओवर t, ये क्या हो जाएगा आपके, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। और इसको हम किस में लिखते हैं, मीटर में लिखते हैं, और इसको किस में लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं। तो क्या हो गया, मीटर पर सेकंड हुआ कि नहीं हुआ। स्पीड की जो आपके पास में यूनिट है वो कितनी आई, मीटर पर सेकंड आई या नहीं आई गाइस, ठीक है। अब देखिए जैसा कि मैंने लिखा था कि भैया टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 1/ν। देन मैं क्या लिख सकता हूं कि c इज इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/ν आ जाएगा, तो न्यू को मैं ले जाऊं, ऊपर ले जाऊं न्यू, ये भी मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूं, यहां से लैम्डा को निकाल सकता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, c ओवर फ्रीक्वेंसी लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं गाइस, ठीक है। और यहां से मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू c ओवर लैम्डा भी लिख सकता हूं। तो इन दोनों में देखिए क्या रिलेशन है, इन दोनों में देखिए एक ही बात आपको समझ में आ रही है कि c जो है कांस्टेंट होता है कि नहीं होता है, c कांस्टेंट क्यों है, कांस्टेंट क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो क्या है, फिक्स होती है कि नहीं होती है गाइस। c इज द स्पीड ऑफ लाइट व्हिच इज ऑलरेडी फिक्स, और अगर वो फिक्स है, देखना जरा यहाँ देखना, मैं इसको यहाँ से यहाँ लेके जा रहा हूँ, c इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट। तो मैं इसको हटा दूं अगर इस c को, तो लैम्डा इज रेसिप्रोकल ऑफ द न्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी वेव का आप लैम्डा, उसका वेवलेंथ बढ़ेगा तो उसकी न्यू कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। मतलब फ्रीक्वेंसी कम तो लैम्डा ज्यादा, लैम्डा कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ये रिलेशन आप यहां देख सकते हैं। तो ये क्या है, इसकी वेलोसिटी है गाइस। बोलो आपको ये बात समझ में आई है नहीं है, आ गई क्या, ये बात आपको समझ में आ गई क्या, होपफुली आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। चले आगे। तो ये रिलेशंस ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है ना, ये रिलेशंस ध्यान में रखना। और वैसे रिलेशन यहीं पे जाकर के आया हो तो कोई रिलेशन था नहीं, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। c इक्वल्स टू लैम्डा ओवर t और c इक्वल्स टू लैम्डा इनटू न्यू, और ये लैम्डा इक्वल्स टू c ओवर न्यू, ये तीनों से आपको क्या होगा, सारी चीजें सोल्व आउट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में देखिए अपन एक और चीज की बात कर सकते हैं, दैट इज वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, ये जो है बच्चों वो देखिए, वेव नंबर एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज है। वेव नंबर मेनली इसको न्यू बार, देखो ऊपर लाइन खींचते हैं उसको बार बोलते हैं, न्यू, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर लाइन खींच दिया,
इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर। ठीक है, वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ, वेव नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है ऑफ, किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, ये होता है ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, और या फिर मैं इसको डिफाइन करूं, इट इज नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, न्यू बार इज रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा मैं कह सकता हूं। और इसका क्या होता है, मीटर, इसको आप ऊपर ले जाओगे तो यूनिट क्या हो गया इसका, मीटर इनवर्स पर मीटर, इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। बच्चों बताइए ये समझ में आती है कि नहीं आती है, कि 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के अंदर कितनी वेव्स हैं, वही क्या होती है, वेव नंबर होती है। बच्चों टोटल नंबर ऑफ वेव्स किसी क्वेश्चन में पूछता है तो वो अलग है, वेव नंबर अलग है और टोटल नंबर ऑफ वेव्स अलग है। बच्चों ये ध्यान रख लेना, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेव्स होंगी उसी को हम वेव नंबर बोलते हैं, जो लैम्डा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बोलेंगे हम, कि एम्पलीट्यूड भी होता है एक हमारे पास 6 नंबर, एम्पलीट्यूड, इसको ए से लिखते हैं। देखिए, द हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ, the height of crest or depth of trough is amplitude। ठीक है, ओके, तो ये 6 हमारे पास में ऐसे टर्मिनोलॉजी है गाइस जो क्या कर सकते हैं, किसी वेव को डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक इंटेंसिटी होती है, तो इंटेंसिटी कभी भी वेव को डिफाइन नहीं करती है, ये ध्यान रखना बच्चों। ऐसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपको बोलेगा कि which is not defining a wave, इन 4 में से कौन वेव को डिफाइन नहीं करेगा, और उसके अंदर आपको दे दिया, एक दे दिया आपको इंटेंसिटी और बाकी 3 दे दिए इन 6 में से। तो इंटेंसिटी डू नॉट एक्सप्लेन और डू नॉट डिफाइन अ वेव। ठीक है, ये केवल ये 6 चीजें हैं। क्या क्या पढ़ी हमने, वेवलेंथ पढ़ी, ठीक है, उसके बाद में हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ी, फिर उसके बाद में हमने टाइम पीरियड पढ़ा, फिर उसके बाद में हमने स्पीड की बात की, वेलोसिटी की बात की, फिर उसके बाद में हमने वेव नंबर की बात की, और फिर उसके बाद में हमने एम्पलीट्यूड की बात की। all these 6 things are liable to explain the or to define the wave। वेव को एक्सप्लेन एंड डिफाइन करते हैं ये 6 पैरामीटर्स और ये 6 डेफिनेशंस। ठीक है, इसके अलावा एक इंटेंसिटी वर्ड आता है तो कभी भी उसको डिफाइन नहीं करता। ठीक है, चले आगे। अब देखिए, अब एक अपन स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट की बात करते हैं बच्चों। ठीक है, एक स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट होता है जो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए वो कितना होता है, कैसे होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट। ठीक है, देखिए आपकी ये जो रेडिएशंस हैं, ठीक है ना, रेडिएशंस जो है उसका अगर आप स्पेक्ट्रम देखते हैं, उसको आप देखेंगे तो देखिए क्या होता है, अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे पहले और सबसे लास्ट में कौन आएगा। जैसे मैंने एक ये बार बना ली है, इसके अंदर क्या है, मैं कहूंगा कि जो गामा वेव्स हैं, गामा रेज हैं, वो कॉस्मिक से शुरू कीजिए, इसको आप कॉस्मिक वेव्स, गामा वेव, एक्स-रे। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं जिनके अंदर आप बोलेंगे यूवी, फिर विजिबल आ जाएगा, यहाँ पे यूवी आ गया, फिर ये आ गया विजिबल। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है आईआर आ जाता है,
है ना। इसके अलावा भी आप और बात कर सकते हैं जिसमें माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स आ सकती हैं। यहाँ पे आ जाएंगी माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स, फिर एक्सटेंडेड रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा है, एग्जाम्पल ऑफ EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, लंबी चौड़ी कहानी आपके सामने, और उसके अंदर मैंने कहा कि कॉस्मिक वेव से शुरू हो रहा है। ये हमारे पास में है, इसका न्यू हर्ट्ज के अंदर फ्रीक्वेंसी है गाइस, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, ये मैंने लैम्डा ले लिया है, जो क्या है हमारा वेवलेंथ है, ठीक है। और अब आप ये देखिए कि इनके अंदर लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन आप देखेंगे, ठीक है ना। इट इज जस्ट बीन गिवन इन द मीटर। तो ये जो है आपका 10⁻⁻16 से लेकर के आपके 10⁻8 मीटर तक का क्या होता है, लैम्डा होता है, ठीक है। तो आप ये देखिए कि वेरिएशन किस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। वेरिएशन जो है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 10⁻0 हो जाता है। और अगर आप देखते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है 10⁻24 से लेकर के डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर चलती है, जो कितना है 10⁻0 में है। तो देखिए हमने अभी एक रिलेशन लिखा था कि लैम्डा क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द न्यू होता है। इसका मतलब जिधर लैम्डा ज्यादा है उधर फ्रीक्वेंसी कम, और जिधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उधर लैम्डा कम है। यहाँ पे देखिए लैम्डा इज 10⁻16 मीटर्स, इसका मतलब इन वेव्स का, कॉस्मिक वेव्स का लैम्डा जो है वो बहुत ही कम होता है, छोटा होता है। इसका मतलब 10⁻24 क्या है, इसकी न्यू है, फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब लैम्डा कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा। यहाँ देखिए लैम्डा 10⁻8 हो गया तो फ्रीक्वेंसी 0 हो गई है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी एक्सटेंडेड रेडियो वेव्स की है, तो उनका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब देखिए मैं अगर किसी वेव को यहाँ ड्रॉ करता हूँ और ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, और एक वेव है मेरे पास जिसको मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखिए मैं इसमें क्या लिखूंगा, इसमें लिखूंगा लैम्डा तो क्या आ रहा है, इसमें मैक्सिमम आ रहा है, और न्यू क्या आ रही है, मिनिमम। क्योंकि देखिए दिस इज द लैम्डा, लैम्डा क्या है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये लैम्डा है। तो देखो बहुत ज्यादा लैम्डा आ रहा है ना, और लैम्डा ज्यादा आ रहा है तो न्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो लैम्डा कितना सा आ रहा है, इतना सा आ रहा है, तो लैम्डा क्या हो गया यहाँ पे, मिनिमम हो गया, तो न्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि कॉस्मिक वेव्स का न्यू ज्यादा है, एनर्जी भी ज्यादा होती है हमेशा, तो लैम्डा कम हो गया, ठीक है। अब इसी में से देखिए मैं विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ, विजिबल लाइट की बात कर रहा हूँ, तो उसमें सीक्वेंस कैसा होता है, विबग्योर, VIBGYOR, ये होता है सीक्वेंस किसका, विजिबल लाइट का, ठीक है। विजिबल लाइट क्या होती है, मिक्सचर ऑफ सेवन कलर्स, 7 कलर्स का मिक्सर क्या होता है, विजिबल लाइट होती है गाइस। और उसको अगर आप देखेंगे तो ये जो 7 कलर्स हैं, ठीक है, ये जो 7 कलर्स हैं, इनका सीक्वेंस कैसा होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, विबग्योर, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए कि यहाँ पे जो वायलेट है, इसके तरफ जो आप लैम्डा देखेंगे वो 400 है, और यहाँ पे कितना है, 750 है। व्हाट इट इज लैम्डा, जो किसमें है, नैनोमीटर में है। बोलिए आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो विबग्योर क्या है हमारे पास में, क्या है हमारे पास में, इस लाइट का जो सीक्वेंस है वो है विबग्योर, ठीक है ना। और इनका लैम्डा है इधर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे रेड का जो आप देखेंगे लैम्डा क्या हो गया है गाइस, मैक्सिमम हो गया, तो न्यू क्या हो जाएगा, न्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। और वायलेट की आप बात करेंगे, वायलेट की आप बात करते हैं तो लैम्डा क्या हो गया, देखिए मिनिमम हो जाएगा, है ना, 400 रह गया है, तो न्यू क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमम हो जाएगा, ओके।
ओके, तो देखिए कि भैया जो वॉयलेट है उसका लैम्डा छोटा है, इसका मतलब वॉयलेट क्या होगा, ऐसे चलेगा, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ वेव्स ऐसे होंगी और रेड की ऐसे होंगी, इसीलिए रेड को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दूर से देख सकते हैं, क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा होती है, उस वेव की लेंथ बहुत ज्यादा होती है, और वॉयलेट को हम सबसे कम दूरी से देख पाते हैं, ठीक है ना। वॉयलेट को ज्यादा दूरी से नहीं देख सकते हैं क्योंकि उसकी लेंथ बहुत कम है, ठीक है। एनर्जी किसकी ज्यादा है, एनर्जी किसकी ज्यादा है, इसकी, आगे इसका रिलेशन आएगा, उसकी हम बात करेंगे कि भैया कैसे मालूम चला कि एनर्जी ज्यादा किसकी है, ठीक है ना, क्योंकि एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है गाइस, ठीक है। तो ये सारी कहानी है आपके पास में EMR की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की है, तो आप इसको पहचानिए कैसे क्या हो रहा है, पढ़िए इसको, नोट्स बनाइए अच्छे से, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच गाइस, टिल टू द नेक्स्ट।